हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सबका आसार 91 के इस यूट्यूब चैनल पर। यह कल आप लोगों को 12वीं कक्षा के हिंदी में 50 नंबर तक बताए हुए थे। आज 51 से स्टार्ट करते हैं। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। 51 नंबर क्वेश्चन है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम क्या था। भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम क्या था। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम ऑप्शन ए लिखा हुआ है, राजा था क्या, यह गोरिया था, यह हरिश्चंद्र था, यह मगर था। तो ऑप्शन नंबर सी सही होगा। यहाँ पे भारतेंदु हरिश्चंद्र का मूल नाम हरिश्चंद्र था। क्या नाम था? हरिश्चंद्र था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, किस अंग्रेजी साहित्य लेखक को अंग्रेजी निबंध का राजकुमार कहा जाता है। यानी कि कौन सी अंग्रेजी साहित्य का लेखक है जिसको अंग्रेजी निबंध का राजकुमार कहा जाता है, जिसको अंग्रेजी निबंध का राजकुमार कहते हैं। कौन सा अंग्रेजी साहित्य के लेखक को? तो चार्ल्स वेब को कहा जाता है, चार्ल्स लेब को। ऑप्शन बी है टी.एस. इलियट को। ऑप्शन सी है जोसेफ एडिसन को। ऑप्शन डी है रिचर्ड स्टील को। तो किसको अंग्रेजी साहित्य का निबंधकार का राजकुमार कहा जाता है? बताइए क्या होगा ऑप्शन। इसका आंसर होगा चार्ल्स लेब। क्या होगा? चार्ल्स लेब को अंग्रेजी साहित्य का निबंध का राजकुमार कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 54। जोसेफ एडिसन कहाँ का निवासी था। जोसेफ एडिसन जो थे ये कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के, रूस के। ऑप्शन सी है स्पेन के। ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं, कहीं का नहीं था। ऑप्शन में से कोई नहीं सही है क्या? जोसेफ एडिसन कहाँ के थे रहने वाले? तो ये इंग्लैंड के थे। कहाँ के रहने वाले थे? जोसेफ एडिसन कहाँ के रहने वाले थे? इंग्लैंड के रहने वाले थे जोसेफ एडिसन। ऑप्शन ए सही है। क्या है? ऑप्शन ए सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? 55। क्वेश्चन नंबर 55 कितना है? 55 नंबर है। अंग्रेजी साहित्य का निबंधकार किसे कहा जाता है? अंग्रेजी साहित्य का निबंधकार किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है जोसेफ एडिसन। ऑप्शन बी है चार्ल्स लेब। ऑप्शन सी है जॉन अब्राहम। ऑप्शन डी है इनमें से सभी को। तो अंग्रेजी साहित्य का निबंधकार किसा क्या सभी को कहा जाता है? बताइए कौन सा सही होगा। जोसेफ एडिसन को अंग्रेजी साहित्य का निबंधकार कहा जाता है। किसको? अंग्रेजी साहित्य का निबंधकार। राजकुमार नहीं पूछा है। अंग्रेजी साहित्य के निबंध का राजकुमार अगर जो पूछता नहीं तब चार्ल्स लेब होता। लेकिन अंग्रेजी साहित्य का निबंधकार किसे कहा जाता है? जोसेफ एडिसन को। किसको? जोसेफ एडिसन को। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 56 है। रिचर्ड स्टील कहाँ के निवासी थे? रिचर्ड स्टील जो थे ये कहाँ के निवासी थे? रिचर्ड स्टील कहाँ के निवासी थे? बताइए। आयरलैंड के थे या रूस के? ऑप्शन सी है जर्मनी। ऑप्शन डी है पोलैंड। कहाँ के थे? रिचर्ड स्टील कहाँ के निवासी थे? तो रिचर्ड स्टील आयरलैंड के रहने वाले थे। कहाँ के निवासी थे? आयरलैंड के। ऑप्शन ए सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 है, इंग्लैंड में द स्पेक्टर दैनिक प्रकाशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? यानी इंग्लैंड में द स्पेक्टर दैनिक प्रकाशन किसके द्वारा स्थापित किया गया था? किसके द्वारा प्रकाशित किया गया था? बताइए। इंग्लैंड में द स्पेक्टर दैनिक प्रकाशन यानी यह पत्रिका है। ये क्या है? द स्पेक्टर दैनिक प्रकाशन ये एक पत्रिका है जो इंग्लैंड में प्रकाशित हुआ था। कहाँ पे प्रकाशित हुआ था? इंग्लैंड में। तो ये किसके द्वारा स्थापित किया गया था? जोसेफ एडिसन के द्वारा, रिचर्ड स्टील के द्वारा। ए और बी दोनों यानी कि जोसेफ एडिसन ने भी और रिचर्ड स्टील दोनों ने मिल करके प्रकाशित किया था क्या? या ऑप्शन डी नंबर में इनमें से कोई नहीं, इसमें से आदमी कोई नहीं है जिसने किया था प्रकाशित? बताइए 57 का क्या होगा? तो दोनों ने मिल करके किया था प्रकाशित। किस प्रकाशन किया था? जोसेफ एडिसन और रिचर्ड स्टील। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 58 है। क्वेश्चन नंबर 58 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 58 है, हिंदी साहित्य को कौन कौन सी काल में बांटा गया है?
तो हिंदी साहित्य को कुल मिलाकर के 5 काल में बांटा है। कितने भागों में बांटा है? हिंदी साहित्य के काल को 5 भागों में बांटा है। एक हो गया आदि काल, दूसरा नंबर भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, इनमें से सभी नहीं। हिंदी साहित्य को कौन कौन से काल में बांटा है? हिंदी साहित्य को कुल मिलाकर के 4 काल में बांटा है। कितने काल में? 4 काल में। आदि काल हो गया, भक्ति काल हो गया, रीति काल हो गया, आधुनिक काल। यहाँ पे ऑप्शन डी होगा सही, इनमें से सभी चारों काल यहाँ पे लिखा हुआ है। तो हिंदी साहित्य को कौन कौन सा काल में बांटा गया है? तो 4 काल में बांटा गया है। आदि काल, भक्ति काल, रीति काल, आधुनिक काल, इनमें से सभी। 58 का ऑप्शन नंबर डी होगा। क्या होगा? 58 का ऑप्शन डी सही है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 59 है। 59 क्या कहता है? 59 है कि बाल कृष्ण भट्ट के प्रारंभिक शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा था? यानी कि बाल कृष्ण भट्ट जो थे उसके प्रारंभ की शिक्षा में, बाल कृष्ण भट्ट के जो प्रारंभिक शिक्षा थे, जो उन्होंने शुरुआती में पढ़ाई जो कर रहे थे, प्रारंभिक शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? मतलब किसने उसका मतलब महत्वपूर्ण योगदान निभाया? उसकी माँ ने। किसने? उसकी माँ ने। बाल कृष्ण भट्ट के जो माँ थी, बाल कृष्ण भट्ट को पढ़ाने में मतलब मदद की थी, करती थी। कब? प्रारंभिक समय में। तो बाल कृष्ण भट्ट के प्रारंभिक शिक्षा में महत्वपूर्ण योगदान किसका रहा था? तो उसकी माँ का रहा था। किसकी रहा था? उसकी माँ का रहा था। 59 का ऑप्शन ए सही है। क्या है? 59 का ऑप्शन ए सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60 है। क्वेश्चन नंबर 60 में क्या लिखा हुआ है? हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास ने बाल कृष्ण भट्ट को कहाँ पर आमंत्रित किया था? यानी कि हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास ने हिंदी शब्दकोश के संपादन के लिए श्याम सुंदर दास ने बाल कृष्ण भट्ट को कहाँ पर आमंत्रित किया? कहाँ पर आमंत्रित किया था? इलाहाबाद में। कहाँ पे? इलाहाबाद में आमंत्रित किया था। ऑप्शन नंबर बी क्या है? सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 कहता है क्या? किस लेखक को हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास लिखने का गौरव प्राप्त है? यानी कौन सा लेखक को? इनमें से 4 लेखक का नाम लिखा हुआ है। कहता है इनमें से किस लेखक को हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास लिखने का गौरव प्राप्त है? यानी कि इनमें से कौन सा लेखक है जिन्होंने पहला उपन्यास लिखा था, पहली बार उपन्यास लिखा था? तो वही क्वेश्चन है, किस लेखक को हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास लिखने का गौरव प्राप्त है? किस लेखक ने पहली बार उपन्यास लिखा था? बाल कृष्ण भट्ट ने। ऑप्शन बी है चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने। ऑप्शन सी है लाला श्रीनिवास दास ने। ऑप्शन डी है भगत सिंह ने। तो बताइए 61 का आंसर क्या होगा? 61 का आंसर सी होगा। क्या होगा? 61 का आंसर सी होगा। किस लेखक को हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास लिखने का गौरव प्राप्त है? तो लाला श्रीनिवास दास को। किसको? लाला श्रीनिवास दास को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 62 है लाला श्रीनिवास दास का पहला उपन्यास कौन सा था? यानी कि पहला तो क्वेश्चन पूछे कि किस लेखक को हिंदी साहित्य का पहला उपन्यास लिखने का गौरव प्राप्त है, तो वो था लाला श्रीनिवास दास। अब वही क्वेश्चन पूछा कि लाला श्रीनिवास दास का पहला उपन्यास कौन सा है? यानी कि लाला श्रीनिवास दास ने जो पहली बार उपन्यास लिखा था उसका नाम क्या था? कौन सा उपन्यास था उसका? तो पहला जो उपन्यास था लाला श्रीनिवास दास का, उसका नाम था परीक्षा गुरु। क्या नाम था? परीक्षा गुरु। याद रखिएगा, लाला श्रीनिवास दास का पहला उपन्यास कौन सा था? परीक्षा गुरु था। क्या था? परीक्षा गुरु। दमयंती स्वयंवर नहीं, ये बालकृष्ण भट्ट का है। किसका है? बालकृष्ण भट्ट का। राज कताबी बालकृष्ण भट्ट का उपन्यास है। नूतन ब्रह्मचारी बालकृष्ण भट्ट का है। परीक्षा गुरु किसका है? लाला श्रीनिवास दास का है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा यहाँ पे। 63 क्वेश्चन नंबर 63 है। क्वेश्चन नंबर कितना? 63। क्वेश्चन नंबर 63 है लाला श्रीनिवास दास का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु था, वो कब प्रकाशित हुआ? यानी कि लाला श्रीनिवास दास का जो पहला उपन्यास था वो परीक्षा गुरु था, वो प्रकाशित कब हुआ था? परीक्षा गुरु। तो वो प्रकाशित लाला श्रीनिवास दास का जो पहला उपन्यास था परीक्षा गुरु, वो प्रकाशित कब हुआ था? बताइए, आप लोग बताइए क्या होगा आंसर। इसका आंसर होगा 25 नवंबर 1882। 25 नवंबर 1882 को लाला श्रीनिवास दास का पहला उपन्यास जो परीक्षा गुरु था वो प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? सही होगा, 25 नवंबर 1882 को। चलिए अगला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है? अगला क्वेश्चन है 64 नंबर।
बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट का मूलतः नहीं, बालकृष्ण भट्ट मूलतः क्या थे? बताइए, बालकृष्ण भट्ट मूलतः क्या थे? यानी कि बालकृष्ण भट्ट मूल रूप से थे क्या? कहानीकार थे, निबंधकार थे, रचनाकार थे, कथाकार थे? तो बताइए, बालकृष्ण भट्ट जो थे वो मूलतः क्या थे? कहानीकार थे, निबंधकार थे, रचनाकार थे या कथाकार थे? तो देखिए, जो बातचीत हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, बालकृष्ण भट्ट ने जो लिखा है चैप्टर बातचीत, ये तो निबंध है। क्या है? निबंध है, ललित निबंध है। तो ये निबंधकार होगा बालकृष्ण भट्ट। क्या होगा? निबंधकार। पूछे कि बालकृष्ण भट्ट मूलतः क्या थे, तो निबंधकार मारिएगा, क्योंकि चैप्टर निबंध है तो निबंधकार यहाँ पे आंसर सही होगा। चलिए ठीक है, अब चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, जितना भी ये क्वेश्चन सब चैप्टर से रिलेटेड है। उससे इससे पहले जो क्वेश्चन था वो लेखक से रिलेटेड क्वेश्चन था, राइटर से रिलेटेड था। अब चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है। प्रश्न संख्या 65, देखिए क्या कहता है। बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत क्या है? बालकृष्ण भट्ट की जो रचना है वो बातचीत है। क्या है? बातचीत है। वो क्या है बताइए? तो अभी हम बताए थे बालकृष्ण भट्ट की रचना बातचीत निबंध है। क्या है? ललित निबंध है। वो भी कैसा निबंध है? ललित निबंध है। आत्मकथा नहीं है, कहानी कविता नहीं है, निबंध है। कैसा निबंध है? ललित निबंध है, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 देखिए क्या कहता है। 65 तो हो गया ना, 66 ना होगा। 66 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बातचीत शीर्षक जो हम अभी पढ़ रहे हैं, निबंध जो पढ़ रहे हैं, बातचीत शीर्षक निबंध, बातचीत निबंध के निबंधकार कौन है? तो बालकृष्ण भट्ट हैं। कौन है? बालकृष्ण भट्ट हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? बालकृष्ण भट्ट। चंद्रशेखर शर्मा गुलेरी दूसरा है, ये उसने कहा था, लिखा था। क्या उसने कहा था, ये लिखा है बालकृष्ण भट्ट ने। बालकृष्ण भट्ट ने उसने कहा था चैप्टर लिखा है। क्या लिखा? उसने कहा था। बालकृष्ण भट्ट ने कौन सा चैप्टर लिखा? उसने कहा था। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है, क्वेश्चन नंबर 67 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 67 है, अनेक प्रकार की शक्तियाँ जो वरदान की भांति ईश्वर ने मनुष्य को दी है वह क्या है? यानी कि अनेक प्रकार की जो शक्तियाँ हैं जो वरदान की भांति ईश्वर ने यानी भगवान ने मनुष्य को दिया है, मनुष्य को दिया है नहीं, मनुष्य को दी है, वह क्या है? तो अनेक प्रकार की जो शक्तियाँ हैं जो वरदान की भांति ईश्वर ने मतलब मनुष्य को दिया है, वह वाक्य शक्ति है। क्या है? वाक शक्ति। वाक शक्ति का मतलब बोलने का शक्ति। किसका? बोलने का शक्ति। वाक शक्ति का मतलब क्या हुआ? बोलने का शक्ति। बोलने का शक्ति है। क्या है? बोलने का शक्ति। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी है, वाक शक्ति। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 68, अशिक्षित लोगों के बीच बातचीत को क्या कहा जाता है? बताइए। जो अशिक्षित लोग होते हैं, जो मूर्ख लोग होते हैं, अशिक्षित लोग के बीच में जो बातचीत होते हैं उसको क्या कहते हैं? उसको बतकही कहते हैं। क्या कहते हैं? बतकही कहते हैं। अशिक्षित लोगों के बीच जो बातचीत जो होती है वो उसको बतकही कहते हैं। क्या कहते हैं? बतकही कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 69, दो बूढ़ियों के बीच बातचीत मुख्य रूप से बातचीत को क्या कहते हैं? दो बूढ़ियों के बीच मुख्य रूप से बातचीत को क्या कहते हैं? यानी कि जब दो बूढ़ियों के बीच में मुख्य रूप से बातचीत होती है तो उसे क्या कहते हैं? बेटे बहू का गिला शिकवा, बेटी दामाद का गिला शिकवा, या पोता पोती का गिला शिकवा, क्या कहते हैं? बताइए। जब दो बूढ़ियों के बीच में मुख्य रूप से बातचीत होती है तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं उसे? आंसर बताइए। 69 का क्या होगा? बेटे बहू का गिला शिकवा होगा। जब दो बुढ़ियों के बीच में बातचीत होगा मुख्य रूप से तो वहाँ पे बेटे और बहू का शिकायत होगा, इसीलिए ऑप्शन ए सही होगा, बेटे बहू का गिला शिकवा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 70 कहता है कि कितने लोगों के बीच बातचीत अंगूठी में नख के समान होती है? कितने लोगों के बीच में जब बातचीत होती है तो अंगूठी में नख के समान होती हैं? देखिए, जब 3 लोग होता है नहीं तो उसमें 2 लोग के बीच में जो बात होगी वो तो मतलब अपना दिल से बात होगा, और
मन का बात बताएगा एक दूसरे लोगों ने, लेकिन तीसरा जो वहाँ पे व्यक्ति आएगा वो अंगूठी में नख के समान हो जाएगा। इसीलिए एडिसन ने कहा है कि दो लोगों के बीच ही बातचीत मुख्य रूप से असल बातचीत होती है, लेकिन जब तीसरा कोई अगर जो आ जाए तो वो अंगूठी में नख के समान है। इसीलिए 3 लोगों के बीच बातचीत अंगूठी में नख के समान होती है। तो पूछे कितने लोगों के बीच बातचीत अंगूठी में नख के समान होती हैं, तो 3 लोगों के बीच। कितने लोगों के बीच? 3 लोगों के बीच बातचीत अंगूठी में नख के समान होती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 71 है, यूरोपियन लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसे क्या कहते हैं? यानी जो यूरोपीय लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उसको क्या कहते हैं? बताइए। यूरोपीय लोगों के बीच में जो बातचीत होती है उसे क्या कहते हैं? अंगूठी में नख के समान, या सुहद गोष्ठी, या एकदम मस्त, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो बताइए यूरोपीय लोगों के बीच जो बातचीत होती है उसे क्या कहते हैं? अंगूठी में नख के समान, सुहद गोष्ठी, या एकदम बहुत मस्त मतलब होता है बातचीत, इनमें से कोई नहीं। बताइए क्या होगा? तो सुहद गोष्ठी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? सुहद गोष्ठी। ऑप्शन बी सही होगा यहाँ पे। क्या होगा? ऑप्शन बी। यानी कि जब यूरोपीय लोगों के बीच में जब बातचीत होती है तो उसे सुहद गोष्ठी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुहद गोष्ठी कहते हैं। याद रखिए ऑप्शन बी क्या है? सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 72। कितना? क्वेश्चन नंबर 72 क्या कहता है? देखिए क्वेश्चन नंबर 72 है, जोसेफ एडिसन का मत क्या है? कहने का मतलब हुआ कि जोसेफ एडिसन जो था उसके अनुसार बातचीत का मतलब क्या है, क्या उन्होंने बातचीत के बारे में बताया। तो जोसेफ एडिसन ने कहा था कि असल बातचीत तो सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच ही हो सकती है। बात सही है, असल बातचीत तो सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकती है, क्योंकि तीसरा व्यक्ति जैसे वहाँ पे आएगा तो अंगूठी में नख के समान हो जाएगा। 2 व्यक्तियों के बीच में अपना मन का बात मतलब खोला जाता है, मन का राज खोला जाता है। इसीलिए एडिसन का यही मत था। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। यहाँ पे क्या है? सही है। असल बातचीत तो सिर्फ 2 व्यक्तियों के बीच हो सकती है। ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन है कि बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है। तो बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? देखो अब कोई भी व्यक्ति अगर जो किसी से बातचीत करेगा तो उसका मन एकदम हल्का हो जाएगा और स्वच्छ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? हल्का और स्वच्छ हो जाएगा। तो बातचीत से मन किस प्रकार का हो जाता है? तो हल्का और स्वच्छ। भारी और साफ नहीं, भारी और साफ नहीं होता है। अच्छा और ख़राब, अच्छा और ख़राब नहीं होता है। इनमें से कोई नहीं, ये नहीं है। हल्का और स्वच्छ हो जाता है। क्या होता है? हल्का और स्वच्छ हो जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 देखिए क्या है? 74, आर्ट ऑफ कन्वेंशन कहाँ के लोगों में अधिक प्रचलित है? यानी आर्ट ऑफ कन्वेंशन ये बोलने का एक कला होता है। ये आर्ट ऑफ कन्वेंशन जो है ये बोलने का एक बातचीत करने का एक कला है, बोलने का कला है। ये यूरोप के लोगों में प्रचलित है। कहाँ के लोगों में? यूरोप के लोगों में प्रचलित है। ऑप्शन ए क्या है? सही है। अमेरिका के लोगों में प्रचलित नहीं है, इंग्लैंड के लोगों में भी नहीं है, रूस के लोगों में भी नहीं है। आर्ट ऑफ कन्वेंशन यूरोप के लोगों में प्रचलित है। कहाँ के लोगों में? यूरोप के लोगों में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75, रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत किसके मुख से एक बात सुनी थी? जो रॉबिन्सन क्रूसो थे उन्होंने 16 साल के बाद किसी एक व्यक्ति के मुंह से मतलब मुख से बात सुनी थी। तो किसके मुख से बात सुनी थी 16 वर्ष के बाद? रॉबिन्सन क्रूसो ने। बताइए रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत यानी 16 वर्ष के बाद किसके मुख से एक बात सुनी थी? एडिसन के मुख से, मार्को पोलो के मुख से, माइकल फैराडे के मुख से, या कोलंबस के मुख से? तो बताइए क्या होगा इसका आंसर? एडिसन के मुख से नहीं सुना था, और मार्को पोलो के मुख से भी नहीं सुने थे, कोलंबस के मुख से तो कैसे सुनेगा? उसके बाद माइकल फैराडे के मुख से। किसके मुख से? माइकल फैराडे के मुख से। ऑप्शन सही है। 75 का आंसर सी होगा। क्या होगा? 75 का आंसर सी होगा। यानी कि रॉबिन्सन क्रूसो ने 16 वर्ष के उपरांत माइकल फैराडे के मुख से एक बात सुनी थी। चलिए ठीक है, आज के लिए 25 क्वेश्चन पूर चुका है।